नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला की पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण की हमने दो विधियों के बारे में पढ़ा था कि किरचॉफ के दो नियम हैं, दोनों नियमों पर आधारित एक एक विधि है। पहली जो विधि थी वो नोड या जंक्शन विधि जो किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित थी, उसको हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूसरी विधि जो पास या लूप विधि। ये जो विधि है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, या कह दूं किरचॉफ के वोल्टा नियम पर आधारित है। तो हम बात करते हैं पास या लूप विश्लेषण विधि। पास और लूप एनालिसिस मेथड। पास या लूप विश्लेषण विधि। इस विधि हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे, या ऐसे कह दूं मैं किरचॉफ के वोल्टता नियम का उपयोग करेंगे। पहले वाले में हमने धारा नियम का उपयोग किया था। सेकंड पॉइंट, उस विधि में हमने ये बताया था कि वो विधि ज़्यादातर तब यूजफुल होगी जब किन्हीं दो संधियों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना हो या किसी संधि पर वोल्टता ज्ञात करनी हो। सामान्यतया ये जो विधि है, ये विधि परिपथ की किसी शाखा में धारा ज्ञात करने के लिए काम में ली जाएगी। शाखा में धारा का मान ज्ञात करना हो तब ये जो विधि है वो यूजफुल है। वहाँ हमने क्या कहा था कि प्रवेश्यता यूज करते हैं, यहाँ परिपथ में हम प्रतिबाधाएं यूज करते हैं। अब इस विधि को स्टार्ट जब करते हैं इसकी हेल्प से एनालिसिस, तो उसमें सबसे पहले हम लूप या पास का चयन करेंगे कि कोई भी विद्युत जो परिपथ है उसमें लूप का चयन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक विद्युत सर्किट कंसिडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक बैटरी है, ई इसका विद्युत वाहक बल है, यहाँ इम्पीडेंस Z1, यहाँ मान लेता हूँ Z2 प्रतिबाधा, यहाँ मान लिया Z3, यहाँ मान लिया Z4 और ये मान लिया Z5। इस प्रकार एक विद्युत परिपथ मान लिया है मैंने। इस विद्युत परिपथ को जैसे मैं नाम दे दूँ यहाँ से A, B, C, D, F, G, H और K। ये एक विद्युत जाल हो गया। इस विद्युत जाल में लूप का चयन हम, जैसे मैं ये लूप कंसिडर कर रहा हूँ A, B, H, K और A, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लूप 1, फर्स्ट लूप हो गया है। इसी टाइप में ये कंसिडर कर रहा हूँ B, C, G, H और B, इसको कंसिडर कर रहा हूँ दूसरा लूप। और फिर C, D, F, H और C, इसको कंसिडर कर रहा हूँ तीसरा लूप। तो इस पूरे विद्युत जाल को मैंने तीन अलग अलग लूप में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि लूप हम ये भी कंसिडर कर लें A, B, C, फिर G, H, K और A, ये भी एक लूप है। लेकिन इस लूप में वही दोनों लूप शामिल है जो हमने फर्स्ट और सेकंड माना है, इसलिए इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इसको मानने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे इसको भी लूप मान सकता हूँ मैं B, C, D, F, G, H और B, लेकिन इसमें भी ये दोनों जो लूप हमने पहले ही कंसिडर कर लिए तो इसको मानने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लूप मानूँ तो ये भी मान सकता हूँ मैं A, B, C, D, F, G, H, K और A, लेकिन ये जो लूप है इसमें तीनों वही लूप आ रहे हैं जो हमने कंसिडर किए हैं, इसलिए इसको मानने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहला अपना काम हो गया कि हमने लूप का चयन कर लिया। अब लूप का चयन कर लिया तो हर एक लूप में हम किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से
किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कह रहा है कि किसी भी लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए धाराओं का वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। अब हमने 3 ये लूप कंसिडर किए हैं, तो इनमें कोई धारा कंसिडर करते हैं। मान लिया मैंने कि पहले लूप में धारा ऐसे बह रही है, ऐसे होके उसको मैंने कंसिडर कर लिया I1, ऐसे फ्लो हो रही है। ऐसे ही दूसरे लूप में कंसिडर कर लूँ, ऐसे फ्लो हो रही है करंट I2 मान लिया, और तीसरे लूप में ऐसे कंसिडर कर लिया, ऐसे करंट फ्लो हो रही है और वो करंट है I3। अब एक एक लूप की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फर्स्ट लूप से। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चिन्ह परिपाटी मैंने बताई थी, बैटरी में हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो हम प्लस कंसिडर करेंगे, और धारा की दिशा में प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर को हम ऋणात्मक मानेंगे, और अपोजिट दिशा में चलेंगे तो हम धनात्मक मानेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, के से ए तक गए तो माइनस से प्लस हो गया, तो माइनस से प्लस की ओर ये प्लस हो गया, तो ये हो गया ई। फिर इधर जा रहे हैं हम, इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा धारा इंटू प्रतिबाधा, तो हो जाएगा I1 Z1। लेकिन हम इधर जा रहे हैं, इसमें धारा की दिशा भी इधर है, तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस I1 Z1। फिर इधर चले, इसमें भी धारा I1 इधर ही जा रही है, हम ही इधर ही जा रहे हैं, तो इसका भी नेगेटिव होगा, माइनस I1 Z2। फिर इधर इसमें कोई प्रतिबाधा है नहीं, लेकिन ये जो Z2 प्रतिबाधा है वो पहले और दूसरे लूप में वैनिष्ट है। इसका मतलब इस Z1 में धारा I1 ऐसे आ रही है, लेकिन इसमें I2 भी तो धारा बह रही है ना, ये धारा ऐसे जा रही है I2। अब हम जो स्टार्ट किया था हमने वो ऐसे किया था, हम ऐसे आ रहे थे, K से A फिर B फिर H, जबकि ये धारा I2 बह रही है इधर, यानी अपने आने का पथ और धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो गई, इसलिए इसके सिरों पर विभवांतर वो होगा धनात्मक। धनात्मक होगा मतलब ये हो जाएगा प्लस का धारा I2 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, माइनस I1 कॉमन ले लिया तो Z1 प्लस Z2 प्लस I2 इंटू Z2 प्लस E इज इक्वल टू 0। ये इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे लूप में। लूप सेकंड में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ के वोल्टा नियम से यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। धारा इधर बह रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा की दिशा में विभवांतर ऋणात्मक, धारा I2 है, प्रतिबाधा Z3 है, तो माइनस I2 इंटू Z3। फिर यहाँ चले, फिर धारा की दिशा में धारा I2 माइनस I2 इंटू Z4। फिर ऐसे चलकर यहाँ जाएंगे तो हम इधर ही जा रहे हैं, H से B की ओर, अपनी धारा I2 भी इधर ही जा रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर भी ऋणात्मक होगा, माइनस I2 इंटू Z2। अब ये जो हमने कहा है Z2 पहले और दूसरे में वैनिष्ट है, तो इसका मतलब Z2 में I2 के अलावा I1 भी फ्लो हो रही है। I1 बह रही है इसमें इधर से इधर की ओर, देखो I1 हमने ऐसा माना था, मतलब I1 बह रही है B से H की ओर, और लूप हमने माना है B C G H B, इसका मतलब H से B की ओर जा रहे हैं, और I1 आ रही है B से H की ओर, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विभवान इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा धनात्मक, तो हो जाएगा प्लस I1 इंटू Z2। इसी प्रकार ये जो Z4 है वो भी दूसरे और तीसरे लूप दोनों में वैनिष्ट है। इसमें हम तो ऐसे आ रहे थे लूप में B से C, C से G की ओर आ रहे थे, जबकि धारा I3 है वो हमने माना ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, इसका मतलब ये धारा जा रही है G से C की ओर, हम आ रहे हैं C से G की ओर, तो धारा के विपरीत दिशा में पथ हो गया, इसलिए इसके सिरों पर विभवांतर भी कैसा हो जाएगा धनात्मक, तो प्लस का I3 इंटू Z4 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें तो एक विद्युत वाहक बल का स्रोत था, तो ई था, वो ई लिख दिया। इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है, इसलिए टोटल कितना हो गया 0। अब इसको रीअरेंज करूं तो I1 तो हो गया Z2, फिर माइनस I2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया Z3 Z4 और Z2, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, फिर
इसमें I3 कॉमन ले लिया तो प्लस I3 इंटू Z4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इसी टाइप में लूप थर्ड में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से I3 करंट मानिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, हम चल रहे हैं C से D की ओर, कोई प्रतिबाधा नहीं है, D से F धारा भी इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, विभवांतर ऋणात्मक, माइनस I3 इंटू Z5, फिर हम गए F से G, फिर G से C, धारा भी इधर ही जा रही है तो फिर ऋणात्मक, माइनस I3 इंटू Z4। फिर बात करते हैं, देखो Z5 में तो केवल I3 जा रही है, लेकिन Z4 दूसरे और तीसरे दोनों में वनिष्ठ है, इसलिए Z4 में धारा I2 भी जाएगी। अब हम जो पथ है अपना वो है C से D, फिर F, G से C, हम इधर जा रहे हैं, जबकि I2 आ रही है इधर C से G की ओर, तो धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसके सिरों पर विभवांतर कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो ये हो जाएगा प्लस का I2 इंटू Z4 इज इक्वल टू हो गया 0। 0 क्यों? क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत उपस्थित नहीं है। इसको मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा I2 इंटू Z4, इनमें माइनस I3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा Z4 प्लस Z5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 3। इस प्रकार हमने तीनों लूपों के लिए 3 इक्वेशन ले लिए। फिर मैंने कहा था लूप हम बड़े भी मान सकते हैं, लेकिन उनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सारी लूप कंसिडर कर ली है, जो बाकी बड़े लूप लेंगे उनके अंदर आएंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज ऐसे कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज, ई को तो इधर रख लूँ मैं, इनको राइट साइड में भेज दूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। I1 तो प्लस का हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, माइनस I2 इंटू Z2, I3 इसमें नहीं है तो ऐसे कंसिडर कर लूँ मैं, I3 इंटू 0। इसको इक्वेशन दे दिया 4। इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज, सेकेंड को ऐसे सेकेंड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड में अगर कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में इसको इधर भेजूंगा तो माइनस I1 Z2 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और ये हो जाएगा माइनस I3 इंटू Z4, ये 5 हो गई। फिर इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज, इसको रीअरेंज करूं, 0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड भेजूंगा, I1 का नहीं है इसमें तो I1 इंटू 0, I2 वाला इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I2 इंटू Z4, फिर ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I3 इंटू Z4 प्लस Z5। ये हो गया इक्वेशन 6। इस प्रकार फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन थी उनको हमने रीअरेंज कर दिया। अब देखो इन तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो विद्युत वाहक बल से हो रहा है, इसका मतलब ये एक तरह से विद्युत वाहक बल की मैट्रिक्स हो जाएगी। राइट हैंड साइड में दो हैं, एक तो प्रतिबाधा है एक धारा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स बनेगी वो प्रतिबाधा और धारा मैट्रिक्स के गुणनफल के फॉर्म में हो सकती है। यानी ऐसे लिख दूं कि इक्वेशन 4, 5 एंड 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैं लिख दूं ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में Z इंटू आई मैट्रिक्स। इसका मतलब ये तो हो गई धारा मैट्रिक्स, ये हो गई प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इम्पेडेंस मैट्रिक्स,
और ये वाली हो जाएगी वोल्टता मैट्रिक्स या विद्युत वाहक बल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से अपने पास इन सब मैट्रिक्स की वैल्यूज मिल जाएगी। देखो ई जो मैट्रिक्स है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में E00 है, इसका मतलब ई जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप की है। E00 एक कॉलम है, इसका मतलब ये एक तरह से एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स। फिर जेड जो मैट्रिक्स है, जेड यहाँ बनेगा, देखो फर्स्ट होगा Z1 प्लस Z2, सेकेंड माइनस Z2, थर्ड में 0, फिर माइनस Z2, फिर Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और फिर माइनस Z4, थर्ड में 0 माइनस Z4 और ये वाला होगा Z4 प्लस Z5। इसी टाइप में I जो बनेगा वो होगा I1, I2 और I3। इसमें भी एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई, तो I और E तो दो कॉलम मैट्रिक्स हो गई, और ये वाली जो है वो इसमें 3 रो हो गई, 3 ही कॉलम हो गई, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये हो गया 3 तो रो है, 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 की हो गई, ये भी 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करेंगे कि इस मेथड की सहायता से किस प्रकार हम कोई भी विद्युत जाल है उसकी किसी शाखा में धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।